हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाया, बेसिक ऑब्जेक्टिव। उस वीडियो के माध्यम से हम लोग बेसिक कवर किए बिलियन चैप्टर का, और अब है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है वाष्पीकरण, संघनन और साम्यावस्था। ठीक है, ये तीनों टॉपिक पढ़ने का मेन रीज़न क्या है कि मुझे हम लोग को आगे जा कर के पढ़ना है वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब के बारे में पढ़ना है, वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वाष्प दाब और रॉल्ड्स का नियम। रॉल्ड्स का नियम, ठीक है, ये दोनों बिहार बोर्ड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वाष्प दाब और रॉल्ड का नियम। ये दोनों को पढ़ने के लिए हम लोग को बेसिक चीज़ याद रखना होगा, वाष्पीकरण, संघनन और साम्यावस्था। अगर ये तीनों चीज़ पे कमांड है तो वाष्प दाब और रॉल्ड्स का नियम आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाष्पीकरण। अभी वाष्प दाब और रॉल्ड्स का नियम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण को हम लोग इंग्लिश में इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन, आप लोग बहुत लोग फैमिलियर होंगे वाष्पीकरण से, वाष्पन भी बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण। पहले समझाने के लिए आपको एक कंटेनर लेते हैं, ओपन कंटेनर है, खुला कंटेनर, खुला पात्र बोलते हैं इसको। ठीक है, खुला पात्र है, इसमें आपका विलायक लिया गया है, विलायक ए, और विलायक में आपका जल लिया गया है H2O। H2O के मॉलिक्यूल्स है इसमें, इस कंटेनर में। विलायक होने के कारण इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये कंटेनर जो है ओपन कंटेनर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के ही कण है। ए के कण मतलब क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध द्रव ए है, शुद्ध द्रव ए। ओपन कंटेनर है, और यहाँ पर इस कंटेनर में जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल्स है द्रव का, इसको हम लोग बोलते हैं सतहीय अणु। ठीक है, और जो आंतरिक सतह में अणु है इसको हम लोग बोलते हैं स्थूल अणु। एक सतहीय अणु है, दूसरा स्थूल अणु। सतहीय अणु को हम लोग इंग्लिश में सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वेट, सरफेस मॉलिक्यूल्स, और स्थूल अणु को हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर, ये जो है ओपन कंटेनर है, आपका पूरा का पूरा ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर मतलब ढका हुआ नहीं है, और जैसे ही इसमें अगर आप टेम्परेचर दिए, हीट दिए, मतलब इस कंटेनर को गर्म करेंगे, तो इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं कौन से अणु? सतहीय अणु। सतहीय अणु जो है ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से अणु भाग लेते हैं? सतहीय अणु। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आपका द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? मॉलिक्यूल्स या फिर अणु कन्वर्ट हो रहा है गैस में। द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, सतहीय अणु। सतहीय अणु पहले द्रव अवस्था में थे, अब गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो रहे हैं, और गैसीय अवस्था में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, द्रव के अणु का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहला रहा? वाष्पीकरण। अब बात यह है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सतहीय अणु क्यों भाग लिए, स्थूल अणु क्यों नहीं भाग लेते हैं? ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि सतहीय अणु है जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, क्यों? तो देखिए, इसको हम फिगर बना करके आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या, एक कंटेनर है आपका, ओपन कंटेनर, इसमें आपका ऊपरी सतह में जो है ये सतहीय अणु। ठीक है, सतहीय अणु किसका है? ए से डिनोट किए हैं इसको, और ये आपका बल्क अणु।
अगर अब बात किया जाए सतहीय अणु में जो आकर्षण बल हो लग रहा है वो सिर्फ एक तरफ लग रहा है। नीचे के जो कण थे, नीचे के जो अणु है वही इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जो स्थूल अणु है, ठीक है, एक मिनट, स्थूल अणु है, इनके पे आकर्षण बल चारों तरफ से लग रहा है। चारों तरफ से इसमें आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसके कण ऊपरी सतह में नहीं जाते। ठीक है, जो सतहीय अणु है, सतहीय अणु, इन पर आकर्षण बल क्या होता है? कम। आकर्षण बल कम होता है, कम लगता है। और जो स्थूल अणु है इस पर जो आकर्षण बल है वो चारों तरफ से लगता है। आकर्षण बल अधिक लगता है। इसमें जो आकर्षण बल है वो सिर्फ नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। लेकिन स्थूल अणु में जो आकर्षण बल है वो चारों तरफ से लगता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण, स्थूल अणु का आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये आंतरिक सतह में रहते हैं, और सतहीय अणु का आकर्षण बल कम होने के कारण ये किधर की ओर रहते हैं? ऊपर की ओर। एक रीजन ये। दूसरा है कि सतहीय अणु जो होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। सतहीय अणु मतलब आप एक कंटेनर लिए और कंटेनर में पानी भरे, और पानी भरने में जो सबसे ऊपर लेयर पे, सबसे ऊपरी सतह पे जो अणु आपका मौजूद है उसी अणु को हम लोग सतहीय अणु बोलते हैं। और सतहीय अणु पर वही अणु मौजूद होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक। जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक है वो सतहीय अणु है, और जिनकी गतिज ऊर्जा कम है वो कौन सा अणु है? अस्थिर अणु। गतिज ऊर्जा क्या है? कम। गतिज ऊर्जा कम होती है और एक की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक है वो सतहीय अणु, लेकिन जिसका आकर्षण बल कम है वो सतहीय अणु, है ना। स्थूल अणु की गतिज ऊर्जा कम लेकिन आकर्षण बल अधिक। आकर्षण बल अधिक होता है और एक का आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आकर्षण बल कम होने के कारण सतहीय अणु को जैसे ही तापमान दिया जाता है, हीट दिया जाता है, ये अपना बंधन तोड़ करके द्रवीय अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में। ठीक है, आकर्षण बल कम होने के कारण ये तुरंत बंधन तोड़ करके द्रवीय अवस्था से कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं वाष्पीकरण। अब जो जो आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन से अणु भाग लेते हैं? सतहीय अणु भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, और आकर्षण बल क्या होता है? कम। आकर्षण बल क्या होता है? कम। कम मतलब किधर की ओर लगते हैं? तो सिर्फ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इस पर आकर्षण बल लगता है। वाष्पीकरण में असतहीय अणु जो है, वाष्पीकरण में ये आपका आसानी से द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो अब आपसे कोई पूछेगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सा अणु भाग लेते हैं? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सा अणु भाग लेते हैं? सतहीय अणु। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, और आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। इसलिए यह आसानी से द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसीय अवस्था में। और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण के बारे में आपको जो बता दिए। अब देखिएगा, जैसे अगर आप बात किया जाए यहाँ, तो वाष्पीकरण का जैसे ही प्रक्रिया होगा तो वाष्पीकरण के प्रक्रिया में आप देखिएगा, जैसे एक लेयर, ये सतहीय अणु का एक लेयर गैस बन करके ऊपर की ओर उड़ गया। तो बताइएगा, गैस बन करके जैसे ही द्रव के अणु उड़ जाते हैं तो बताइएगा आपका जो आयतन होगा, द्रव का आयतन, द्रव का आयतन
उसमें क्या आएगा, कमी हो। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आयतन में क्या होती है, कमी, है ना। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण द्रव का आयतन क्या होने लगता है, घटने लगता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव का आयतन क्या होता है, घटता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव का आयतन घटता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जितना तेज वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी उतना ही तेजी से क्या होगा, द्रव का आयतन घटेगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, तो ये था आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वाष्पीकरण जो होता है वो सतहीय अणु में होता है। सतहीय अणु के जो कण होते हैं वही वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और आकर्षण बल कम होने के कारण, या फिर आकर्षण बल स्थूल अणु के अपेक्षा कम होने के कारण यह आसानी से द्रव अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में चला जाता है। और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अगर वाष्पीकरण समझ में आए तो नेक्स्ट टॉपिक संघनन देखिएगा। टॉपिक है संघनन। संघनन इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में हम लोग कंटेनर जो लिए थे ओपन कंटेनर था। संघनन की प्रक्रिया में हम लोग क्लोज कंटेनर लेंगे, ठीक है। क्लोज कंटेनर मतलब बंद पात्र। ये है पात्र जिसको हम लोग बंद कर दिए हैं, लिख देते हैं, आपको आइडिया हो कि ये कौन सा पात्र है, बंद पात्र। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड कंटेनर, सॉरी क्लोज्ड कंटेनर। इसमें भी आपका मॉलिक्यूल्स भरा हुआ पूरा शुद्ध विलायक ए का 3 4, ये सारे के सारे विलायक के कण हैं। ए के कण, इसको हम लोग बोले कौन से अणु, सतहीय अणु। और ये जो था ये सब हुआ कौन सा, स्थूल अणु। अब देखिए फिर से, जैसे ही इसमें टेम्परेचर दीजिएगा तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। लेकिन बताइएगा कंटेनर क्लोज होने के कारण, कंटेनर क्लोज होने के कारण ये जो द्रव अवस्था, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था, द्रव कन्वर्ट हो रहा था गैस में। लेकिन बंद पात्र होने के कारण ये गैस जो है बाहर नहीं जा पाया। तो गैस है जो इस बंद पात्र में ही अंदर की ओर घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। और ये पात्र बंद होने के कारण गैस के अणु जो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं, ठीक है। गैस के जो कण है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और वापस कुछ समय के पश्चात वो जो है गैस से किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, द्रव में। और जो द्रव में जब बनेगा तो ये जल का छोटे छोटे बूंद की ओर, बूंद के जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। संघनन का प्रक्रिया क्या होता है, तो संघनन के प्रक्रिया में आपका जो गैस था, गैस के कण वो अब किस में बदल गए, वापस द्रव में, ठीक है। तो पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और फिर कुछ समय पश्चात कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, संघनन की। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में कन्वर्ट होता है, द्रव के कण गैस में। और संघनन की प्रक्रिया में गैस के अणु जो है किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, द्रव के अणु में, ठीक है। तो एक तरफ से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, दूसरी तरफ से कौन सी, संघनन की प्रक्रिया होती है। और ये जो है
प्रक्रिया लगातार चलती रहे। जब अगर कंटेनर बंद है तो पहले द्रव के अणु जो है गैसीय अणु में कन्वर्ट होंगे, फिर कुछ समय पश्चात गैस के कण जो है द्रवीय अणु में कन्वर्ट होंगे। तो ये अगर कंटेनर बंद है तो ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था में पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वाष्पीकरण की जो दर होती है प्रारंभिक अवस्था में वो क्या होती है, अधिक। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, अधिक। और संघनन की दर क्या होती है, कम। संघनन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो संघनन की दर मतलब क्या, गति क्या होती है, कम। लेकिन कुछ समय के पश्चात वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर, वाष्पीकरण की दर और किसकी, संघनन की दर जो है वो क्या हो जाती है, एक समान। वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, एक समान। और इसी अवस्था को हम लोग कौन सा अवस्था बोलते हैं, साम्य अवस्था। कौन सा अवस्था बोलते हैं, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, एक समान, ठीक है। उस अवस्था को कौन सा अवस्था बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो अभी हम पढ़ें, रिवीजन करते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या है कि वाष्पीकरण में सबसे पहले बात करते हैं कि एक कंटेनर लिए, शुद्ध द्रव एक उसमें डाला गया है, ठीक है। और जो द्रव का ऊपरी सतह उसको हम लोग सतही अणु बोले और आंतरिक सतह को बोले क्या, स्थूल अणु, ठीक है। टेम्परेचर देने पर ऊपरी सतह के जो अणु है जिसको सतही अणु बोल रहे हैं वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेगा। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के कण जो है किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, गैसीय में, ठीक है। द्रव के कण कन्वर्ट होते हैं गैस में। अब बात हो रहा है कि सतहीय अणु ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्यों भाग लिया। तो सतहीय अणु वाष्पीकरण की प्रक्रिया में इसलिए भाग लिया क्योंकि सतहीय अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और आकर्षण बल क्या होता है, कम। और आकर्षण बल कम होने के कारण सतहीय अणु आसानी से द्रवीय अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और द्रव से गैस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ठीक है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आपका द्रव का आयतन क्या होने लगता है, घटने लगता है। याद रखिएगा, वाष्पीकरण जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, द्रव का आयतन घटेगा। नेक्स्ट है ना, वाष्पीकरण और संघनन, इसमें बता दिया गया। अब है आपका संघनन। तो संघनन में बात करते हैं कि स्टार्टिंग होता है क्या, कि वाष्पीकरण पहले स्टार्ट होगा। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर हम क्लोज कंटेनर में कराएं, क्लोज कंटेनर मतलब बंद पात्र में कराया जाए, जो द्रव है जो गैस में कन्वर्ट हुआ है वो बाहर की ओर नहीं जा पाता है। और बाहर नहीं जाता, अंदर ही बस वो पात्र है उसके अंदर ही वो गमन करते रहता है। और धीरे धीरे वो ठंडा होकर के गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, द्रव में, ठीक है। तो गैस के जो कण थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, द्रव में। तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि गैस के अणुओं को पुनः वापस द्रव के अणुओं में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। गैस के कण का पुनः द्रव के कण में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं गैस के अणु का वापस द्रव के अणु में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। स्टार्टिंग में बात किया जाए तो सबसे पहले संघनन की प्रक्रिया और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में अगर बात किया जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया पहले स्टार्ट होती है और कुछ समय पश्चात संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और संघनन की दर क्या होती है, कम होती है। फिर धीरे धीरे वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती है, एक समान। और जिस अवस्था में ये दोनों की दर एक समान होती है उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। कौन सा अवस्था, साम्य अवस्था। अब बात एक और है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक आखिर कौन कौन सा है जो वाष्पीकरण की दर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वाष्पीकरण की दर को, एक मिनट, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो सबसे पहला है तापमान। आप बताइएगा, तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। आप बोल सकते हैं वाष्पीकरण की दर मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन जो है समानुपाती होता है किसके, तापमान के। दूसरा, अगर आप बात किया जाए सेकंड पॉइंट, तो सबसे पहले देखिए तापमान के बारे में आपको अच्छा तरीके से ध्यान में रखना है। दूसरा है पात्र के सतह का क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो पात्र का। पात्र मतलब बर्तन का। तो अगर आपका कंटेनर का साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और अणु की संख्या अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। तो आप बता सकते हैं कि वाष्पीकरण की दर जो है वो समानुपाती होता है किसके, पात्र, एक मिनट सॉरी, पात्र के सतह का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका द्रव की प्रकृति पर। तीसरा है द्रव की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब होता है कि आपका जो लिक्विड लिए हैं, जिस जो भी पदार्थ लिए हैं, द्रवीय पदार्थ, ठीक है, उसकी प्रकृति पर। प्रकृति मतलब होता है उनके अणुओं के बीच, अणुओं के बीच आकर्षण बल के बारे में बात करते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल का, अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो बंधन टूटने में टाइम लगेगा, और बंधन टूटने में टाइम लगेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी, है ना। वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम। और अगर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, है ना। आकर्षण बल अगर क्या होगा, कम होगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, अधिक। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आपका 3 कंटेनर हम लिए हैं। एक कंटेनर में प्योर आपका क्या है, जल, शुद्ध जल है H2O। दूसरा कंटेनर में आपका हम ले लिए क्या, शहद, हनी है। ठीक है, शहद, इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल, शहद का बात कीजिएगा तो इसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। आकर्षण बल क्या होगा, अधिक, एज कंपेयर टू किससे, जल से। तो इसके अणुओं का जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है और जल के अणुओं के बीच का जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है अधिक किस में होगी, जल में। जल के अणु तुरंत है जो वाष्पीकृत हो जाएंगे। शहद का वाष्पीकरण होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल इतना अधिक है कि उसको टूटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है द्रव की प्रकृति पर, कैसा द्रव लिए है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो वाष्पीकरण की जो दर है वो व्युत कर्मानुपाती होता है किसके, अणुओं के बीच का आकर्षण बल के। अणुओं के बीच का आकर्षण बल, अगर आकर्षण बल अधिक है, अगर आकर्षण बल अधिक है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। अगर आकर्षण बल कम है तो आकर्षण बल अगर अधिक है तो दर क्या होगी, कम होगी। अगर आकर्षण बल कम है तो दर क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट आखिरी है आपका शुष्क वायु का प्रवाह। शुष्क वायु का प्रवाह, शुष्क वायु का प्रवाह। सबसे पहले बात करते हैं कि शुष्क वायु जो होता है, एक मिनट थोड़ा साफ लिख देते हैं। शुष्क वायु ये मिश्रण होता है O2 प्लस किसका, N2 का, और एक वायु होता है आर्द्र वायु। एक शुष्क वायु होता है, दूसरा आर्द्र वायु होता है। आर्द्र वायु होता है O2 प्लस N2 प्लस H2O, जिसको आप लोग जलवाष्प भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो होता है क्या है कि शुष्क वायु की प्रवृत्ति होती है, शुष्क वायु की प्रवृत्ति, शुष्क वायु जो है इसकी प्रवृत्ति होती है नमी, प्रवृत्ति होती है नमी को सोखने की, प्रवृत्ति है नमी के सोखने। मतलब जहाँ इसको नमी दिखेगा, मतलब वाटर दिखेगा, जल दिखेगा, वो उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, सोखेगा, ग्रहण करेगा। सोखना मतलब ग्रहण करना। तो अगर आपका एक जैसे एक एरिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, H2O है, ठीक है, जल है, और यहाँ से अगर आपका शुष्क वायु फ्लो कर रहा है, बहते हुए आ रहा है इधर से, तो जैसे ही इस एरिया से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो पानी है इससे आपका पानी को ग्रहण करना चाहेगा, नमी को सोखना चाहेगा। और इसके कारण अगर इधर से जैसे ही ये इधर से क्रॉस करेगा, ये इससे बाष्पीकरण की दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नमी को सोखने लगे। जितना ज़्यादा सूखा हुआ वायु रहेगा, शुष्क वायु रहेगा, वायु जितना सूखा हुआ रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, ठीक है। तो शुष्क वायु का प्रवाह कराने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शुष्क वायु की प्रवृत्ति होती है नमी को सोखने की या फिर नमी को ग्रहण करने की। तो जहाँ पर भी उसको जल दिखता है, जल के अणु दिखते हैं, वो उसको क्या करने लगता है, सोखने लगता है, और सोखने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शुष्क वायु के प्रवाह के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था आपका वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले आपका 4 कारक है। फर्स्ट हो गया शुष्क वायु का प्रभाव, सेकंड है द्रव की प्रकृति पर, तीसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और चौथा है तापमान पर। तापमान बढ़ाइएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका द्रव की प्रकृति, ऐसा द्रव लीजिए जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा रहेगा। अगर आकर्षण बल अधिक है तो वाष्पीकरण दर क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट है शुष्क वायु का प्रभाव, वायु अगर सूखा मतलब गर्मी के दिनों में देखिएगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गर्मी के दिनों में शुष्क वायु का प्रभाव अधिक होता है और शुष्क वायु की प्रवृत्ति होती है नमी को सोखने की। तो जिधर से गुजरेगा उसको अगर नमी मिलेगा तो वो वाष्पीकरण की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक और पढ़े, वाष्पीकरण और कौन सा, संघनन। वाष्पीकरण में फिर से बता दे रहे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के कण या फिर द्रव के अणु गैसीय अणु में परिवर्तित होते हैं। अब बात यह है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कौन किया, भाग कौन लिया, तो सतही अणु। सतही अणु वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि सतही अणु की आकर्षण बल क्या होता है, कम लगता है ना, किसकी तुलना में, स्थूल अणु की तुलना में। और सतही अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। सतही अणु मतलब सतह पर वैसे अणु होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और गतिज ऊर्जा अधिक है। और दूसरा, सतह पे जो अणु होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल क्या लगता है, कम लगता है। आकर्षण बल सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है। देखिए अगर आप इस फिगर से देख सकते हैं तो यहाँ देखिए, ये जो है आपका सतही अणु, इसमें आकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ नीचे के अणु लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए बीच में जो ये हैं, इस पे आकर्षण बल आपका चारों तरफ से लग रहा है। ये कण भी भाग लेगा, ये भी, ठीक है। इधर से ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। तो इस पे आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आकर्षण बल चारों तरफ से लगता है, लेकिन सतही अणु पे आकर्षण बल क्या लगता है, एक तरफ से, वो है नीचे की तरफ से। इसलिए सतही अणु वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के पश्चात आपका संघनन की प्रक्रिया होती है। वह संघनन की प्रक्रिया में आपका क्लोज कंटेनर लिया गया है। और क्लोज कंटेनर में होता है क्या कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के कण बनते हैं गैसीय कण में, लेकिन कुछ समय के पश्चात गैसीय कण वापस परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, द्रव में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन, ठीक है। स्टार्टिंग में होता क्या है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, वाष्पीकरण की अभिक्रिया की दर अधिक होती है, और संघनन की अभिक्रिया की दर क्या होती है, कम। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वाष्पीकरण की दर
भी बढ़ती है और संघनन की दर भी बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जिस समय दोनों की दर क्या हो जाती है, एक समान, और उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। ठीक है, और साम्य अवस्था के बाद वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वाष्प दाब और रॉल्स का नियम। तब तक के लिए नमस्कार।